हेलो बच्चों, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा फोर्थ चैप्टर है सिविक्स का, अनपैकिंग जेंडर ऑफ क्लास 7th। क्लियर, स्टार्ट करें इस चैप्टर को। अनपैकिंग जेंडर किसके बारे में है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल चाइल्ड एंड बॉय चाइल्ड के बारे में, मीन्स मेल एंड फीमेल के डिस्क्रिमिनेशन को लेके ये चैप्टर है। अब आप ये देखिए, इन योर क्लासरूम्स और होम्स वेयर यू आर रीडिंग दिस बुक, you are possible unaware of the gender inequality that is one of the many social evils prevalent in the society। आप चाहे ये चैप्टर अपने घर पे पढ़ रहे हो, चाहे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, अब आप इस चीज़ से बिल्कुल एकदम से अनअवेयर हो कि जेंडर इनइक्वलिटी भी हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी सोशल एविल है। In your homes and classrooms, your parents or your teachers do not differentiate between your brother and sister and you and between your friends। आपके घर पे आपके मम्मा पापा, आपके भाई बहन में आपस में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। क्लास में टीचर कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि ये गर्ल चाइल्ड है, ये बॉय चाइल्ड है। क्लियर, कीपिंग जेंडर एज अ फैक्टर। However, gender inequality is one of the important फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सोसाइटी को जेंडर इनइक्वलिटी क्या होता है कि गर्ल और बॉय में भेदभाव का होना, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। जेंडर इनइक्वलिटी क्या होता है देखिए, स्टीरियोटाइप्स अबाउट मैन एंड वुमेन हैव रिजल्टेड इन जेंडर इनइक्वलिटी। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है कि कुछ एक ऐसे फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बहुत पुरानी हो चुकी होती हैं और जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। मीन्स जैसे आपके घर में जो आपके बड़े दादा दादी हैं, ठीक है, उनकी जो पुरानी विचारधारा जैसी होती है ना, आप उसे अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज द स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो कुछ स्टीरियोटाइप्स मीन्स पुरानी विचारधाराएं हैं मैन और वुमेन को लेके, जो जेंडर इनइक्वलिटी का हैव रिजल्टेड द जेंडर इनइक्वलिटी, मीन्स जेंडर इनइक्वलिटी को वो शो करती हैं। व्हेन मैन एंड वुमेन आर ट्रीटेड डिफरेंटली इट इज़ कॉल्ड द जेंडर इनइक्वलिटी। जब मैन और वुमेन को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, अलग अलग मीन्स उनमें भेदभाव किया जाता है कि ये वर्क जो है ये मैन करेंगे और ये वुमेन नहीं करेंगी, ये वुमेन करेंगी तो वो मैन नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसे जेंडर इनइक्वलिटी बोला जाता है। हमारी सोसाइटी में ओल्ड एज कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैव शेप्ड वुमेन्स लाइफ। इन मैनी प्लेसेज वुमेन आर सीन ओनली एज होम मेकर्स। काफ़ी जगहों पे वुमेन को क्या कहा जाता है कि वो सिर्फ घर बनाने के लिए, घर का काम करने के लिए फिट है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगी, बच्चे पैदा करेंगी, उनकी देखभाल करेंगी। और मैन किसके लिए है? मैन जो है उन्हें एजुकेशन भी दी जाए, बॉयज़ को एजुकेशन दी जाए और वो बाहर का काम करने के लिए मीन्स जॉब करने के लिए कैपेबल जो है वो सिर्फ मैन है। इस तरह से एक डिफरेंशिएशन मैन और वुमेन में देखा जाता है। नेक्स्ट इज द मेन कॉजेज ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। अब सोसाइटी में जेंडर इनइक्वलिटी है, इसके मेन कारण क्या है, मेन कॉजेज इसके पीछे क्या है? देखिए, वुमेन सफर्ड फ्रॉम एनी डिसेबिलिटीज। वुमेन जो है वन ऑफ विच आर गिवन बिलो, काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज से वुमेन जो है सफ़र कर रही हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे ये कह लो कि चीज़ें हैं जिनसे वुमेन सफ़र कर रही हैं, बहुत पुराने समय से ही सफ़र कर रही हैं। और वो क्या है, सुनिए ध्यान से। फर्स्ट इज द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन जो है फेस कर रही है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड। अगर आपके घर में कोई भी गर्ल चाइल्ड बर्थ लेती है, ठीक है, तो 1 मिनट के लिए भी अगर आप सोचें ना, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में आता है कि काश के लड़का हो जाता, ठीक है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन गर्ल चाइल्ड को लेके हमारी सोसाइटी में आज भी प्रिवेलेंट है। समझ में आ गई बात? अब आज का नो डाउट एक मॉडर्न ही रहा है, बहुत से पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में आज भी ये सोच कहीं पेरेंट्स की होती है। सेकेंडली क्या सोचा जाता है कि गर्ल्स जो है वो घर का काम करने के लिए हैं, उन्हें एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए या कम एजुकेशन दी जानी चाहिए कि उन्होंने बाद में घर संभालना है और बच्चे संभालने हैं। तो बॉयज़ ही है जो है वो उन्हें एजुकेशन दी जाए और वो जो है बाहर जॉब करने के लिए भी कैपेबल होते हैं। क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द इन्फीरियर स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। सोसाइटी में वुमेन का इन्फीरियर स्टेटस, इन्फीरियर मीन्स कुछ छोटे लेवल का, मीन्स उतनी इंपॉर्टेंस वुमेन को ना मिलना, ठीक है। फॉर द पास्ट सो मैनी सेंचुरीज अ वुमेन वाज केप्ट सोशली सबॉर्डिनेट टू मैन इन वन वे और द अदर। मतलब बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है कि वुमेन को मैन का एक सबॉर्डिनेट माना जाता है।
ठीक है। शी वॉज सेल्डम परमिटेड टू लिव इंडिपेंडेंटली, बहुत ही कम ऐसा होता है, रेयर ही ऐसा होता है जिससे जब उसे इंडिपेंडेंटली रहने की परमिशन दी जाए और इवन थिंक इंडिपेंडेंटली फॉर एजेस शी हैज़ बीन कंसिडर्ड इंफीरियर टू मैन। कितने ही पुराने समय से ही उसे जो है मैन से इंफीरियर मीन्स छोटे दर्जे का समझा जाता है। इंफीरियर वैसे घटिया होता है, लेकिन यहाँ पे हम घटिया वर्ड यूज़ नहीं कहेंगे, मीन्स छोटे दर्जे का इसे समझा जाता है। नेक्स्ट इज द फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फर्टिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है, ध्यान से सुनिए। फीमेल इन्फेंटिसाइड, जब भी कोई बेबी बर्थ लेता है मीन्स न्यू बॉर्न बेबी, अगर वो गर्ल चाइल्ड होती है तो क्या कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड द फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फर्टिसाइड। क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है, पहले होता था, ये अब तो बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट से कि 4th और 5th मंथ में जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती थी तो 4th और 5th मंथ में अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये पता चल जाता था कि गर्ल चाइल्ड बर्थ लेने वाला है कि बॉय चाइल्ड बर्थ लेने वाला है। अगर गर्ल चाइल्ड बर्थ लेने वाला है तो उसे पहले ही बर्थ से पहले ही मार दिया जाता था। दिस इज द फीमेल फर्टिसाइड सॉरी। नेक्स्ट इज द निग्लेक्ट ऑफ फीमेल एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन को निग्लेक्ट करना, ये भी काफ़ी जो डिसेबिलिटी है वुमेन्स जो है वो फेस कर रही हैं। देखिए फीमेल एजुकेशन, मैंने बताया ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वुमेन हैव टू फेस neglection in the field of education. It was considered quite useless to educate the girls as, मतलब हमेशा से ये सोचा जाता था कि गर्ल्स को पढ़ाई करवाना, एजुकेशन देना तो यूजलेस है, ठीक है। वो क्यों, नीदर रिक्वायर्ड टू सीक एम्प्लॉयमेंट, ना तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट के लायक समझा जाता था, ना ही उन्हें स्टडी द स्क्रिप्चर्स, ना ही धार्मिक ग्रंथ उन्हें मतलब पढ़ने के योग्य समझा जाता था। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड अर्ली मैरिज। पुराने समय में क्या होता था कि लड़कियों की 4 से 5 साल की एज होती थी, उन्हें शादी कर दी जाती थी। और इन केस द बॉय मीन्स अगर लड़का जो बॉय उनका हस्बैंड होता था डेथ हो जाती थी, द गर्ल बिकेम अ विडो एंड वॉज फोर्स टू फॉलो द स्ट्रिक्ट समटाइम्स, मतलब 4 से 5 साल की उम्र में अगर किसी लड़के की डेथ हो जाती थी जो उसका हस्बैंड होता था, तो आगे आने वाले जितनी भी उसकी उम्र होती थी उसे फोर्स किया जाता था कि वो इसी तरह से अपनी लाइफ जिए विडोहुड में, मीन्स विडो बन के। नेक्स्ट इज द सती सिस्टम। सती सिस्टम क्या होता है, सती सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच द विडो इज बर्न्ड इन द फ्यूनरल पायर ऑफ हर डेड हस्बैंड। के सती सिस्टम क्या होता था, इससे राजा राम मोहन रॉय ने क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था इस सिस्टम को, तो वो रिफॉर्मर हुए थे। तो सती सिस्टम में क्या होता था कि जितने अगर किसी भी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो डेथ के साथ ही, जैसे हस्बैंड को जलाते थे तो उसके जलाने के साथ ही वाइफ को भी साथ में जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। दिस वॉज द सती सिस्टम। नेक्स्ट इज द डॉरी सिस्टम। डॉरी सिस्टम इज दहेज प्रथा। उससे तो आप लोग सभी अवेयर हो ना, अनअवेयर तो हमारी सोसाइटी में सती सिस्टम को लेके आप लोग अनअवेयर हो सकते हो, लेकिन डॉरी सिस्टम को लेके नहीं हो सकते हो। डॉरी सिस्टम में क्या होता है कि डॉरी इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गिफ्ट बोथ इन कैश और काइंड दैट अ फादर हैज टू गिव टू द डॉटर ड्यूरिंग हर वेडिंग। अपनी फादर जो है अपनी डॉटर की मैरिज पे एक या तो कैश देता है या काफ़ी सारी चीज़ें देता है, दैट इज़ कॉल्ड द डोरी। तो अगर कोई फैमिली है ऐसी है जो पुअर फैमिली है लेकिन वो अपनी बेटी की मैरिज पे ये सब चीज़ें नहीं दे सकती है, ग्रूम की डिमांड को पूरा नहीं कर सकती है, तो उस केस में क्या होता है, कहीं लड़कियों की या तो शादी नहीं होती है, मैरिज नहीं होती है, इवन दे आर अनमैरिड फॉर द लॉन्ग टाइम, या काफ़ी समय तक उन्हें अनमैरिड ही रहना पड़ता है, ठीक है। तो मैनी पुअर गर्ल्स हैड टू रिमेन अनमैरिड एंड कमिट सुसाइड। इवन कई लड़कियां सुसाइड भी कर लेती हैं टू रिलीव द अगोनी टू देयर पेरेंट्स, के अपने पेरेंट्स को इस बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए। समझ में आ गई? ये था हमारा डॉरी सिस्टम। तो ये थे हमारे मेन कॉजेज ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। जेंडर इनइक्वलिटी के मेन कॉजेज थे हमारे 7 कॉजेज हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर्स इन द फील्ड ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। कई हमारे सोशल रिफॉर्मर हुए हैं जिन्होंने जेंडर इनइक्वलिटी को खत्म करने की कोशिश की है और वुमेन एम्पावरमेंट लाने की कोशिश किया। अब आप ये देखिए उनमें फर्स्ट कौन हुए हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? वॉज द फाउंडर ऑफ मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ही एनकरेज, उन्होंने विडो रीमैरिज को एनकरेज किया, इसके साथ ही उन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट मूवमेंट चलाया, मीन्स आंदोलन चलाया, एंड उन्होंने गर्ल एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा दबाव डाला अपनी सोसाइटी में लोगों के ऊपर।
तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मेन कौन थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर थे, और उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए और चाइल्ड के लिए क्या करा था, उन्होंने एक एनकरेज किया था लोगों को, और चाइल्ड रीमैरिज के अगेंस्ट मूवमेंट चलाया था, और गर्ल एजुकेशन को भी उन्होंने फॉर्मली एडवोकेट किया था। नेक्स्ट इज राजा राम मोहन रॉय। मैंने अभी बताया ना, राजा राम मोहन रॉय कौन थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ठीक है, उन्होंने भी वही सेम गर्ल वुमेन एजुकेशन को स्ट्रेस किया था, और विडो रीमैरिज एक्ट के भी, और साथ ही उन्होंने सती सिस्टम को, मैंने अभी बताया ना कि सती सिस्टम को भी प्रोहिबिट किया था, उन्होंने ही बंद करवाया था सती सिस्टम। नेक्स्ट इज द, और उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया ऑफ इस सोशल वर्क की वजह से उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नेम से भी रिगार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट इज द स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज एंड लेड स्ट्रेस ऑन द इक्वेलिटी ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन के ऊपर उन्होंने इक्वेलिटी पे काफ़ी स्ट्रेस डाला है, और एजुकेशन फॉर वुमेन के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है, और कैंपेनिंग भी किया है। कैंपेनिंग मतलब के प्रचार करना, और सती सिस्टम के अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी प्रचार किया है, और फीमेल इन्फेंटिसाइड के ऊपर भी। फीमेल इन्फेंटिसाइड मैंने बताया ना कि कोई गर्ल चाइल्ड बर्थ लेती थी तो उसे उसी टाइम मार देना, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट भी काफ़ी कैंपेनिंग किया। नेक्स्ट है हमारा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान कौन थे, ही हु स्ट्रांगली एडवोकेटेड एजुकेशन फॉर मुस्लिम वुमेन, जिन्होंने मुस्लिम वुमेन की एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया, क्योंकि पहले ज़माने में अगर जो हमारी ब्राह्मण वुमेन होती थी वो तो फिर भी एजुकेशन ले लेती थी, लेकिन जो मुस्लिम थी, मोहम्मदन थी, उनके लिए तो एजुकेशन के बारे में सोचना ही एक तरह से कह लो कि एक तरह से बिल्कुल गलत था। ही फेल्ट दैट एजुकेशन अलोन कुड प्ले अ वाइटल रोल इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। सर सैयद अहमद खान ने सोचा कि एजुकेशन ही एक ऐसा वेपन हो सकता है जो वुमेन की अपलिफ्टमेंट, यानी कि वुमेन की जो उनकी कंडीशन में सुधार कर सकता है। ही डिमांडेड अ बैन ऑन द, पर्दा प्रथा पे उन्होंने बैन करने की डिमांड करी, लेकिन आज भी अगर हम सहारनपुर में जाएं ना तो आज भी वहाँ पे क्या है, वो जो बुरके में मिलती हैं लेडीज़, जो मोहम्मदन लेडीज़ हैं, एंड पॉलीगैमी होती हैं। पुरानी विचारधाराएं इन द मुस्लिम कम्युनिटी में उन्होंने पर्दा सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये थे हमारे द एफर्ट्स ऑफ दीज एंड अदर रिफॉर्मर्स क्रिएटेड अवेयरनेस एंड ब्रॉट वुमेन डेस्पिकेबल कंडीशन फॉर टू द फॉरफ्रंट। इस टाइप से ये रिफॉर्मर हुए थे जिन्होंने वुमेन की कंडीशन को सुधार करने की कोशिश की थी, बट उनके एफर्ट्स जो है नो डाउट उससे वुमेन की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हुई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी सारी ओपन हुई थी वुमेन के लिए, विडो रीमैरिज एक्ट भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया गया, और पॉलीगैमी एंड पर्दा सिस्टम भी कम कर दिया गया था, और चाइल्ड मैरिज और सती सिस्टम को तो बैन ही कर दिया गया बाय लॉ, एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड इलीगल। ये सब तो बंद ही हो गए थे। उसके बाद आता है हमारा जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर में क्या है, देखिए, अब द कंडीशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड लिविंग इन द रूरल एरियाज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द गर्ल चाइल्ड लिविंग इन द अर्बन एरिया। आज की डेट में जो रूरल एरिया में गर्ल चाइल्ड रहती है ना, और जो अर्बन एरिया में बिल्कुल डिफरेंट है। रूरल एरिया में जो गर्ल चाइल्ड है वो क्या है, उसके सिर्फ क्या कहते थे, घर का काम करती है, एग्रीकल्चर, खेतों में जाके थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स के साथ काम करवाना, घर की सफाई करना, खाना बनाना, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करना, गाय भैंसे जो घर में पाल रखी होती हैं उनकी ग्रेजिंग करना, और आसपास से लकड़ियाँ कलेक्ट करके लाना, फायरवुड होती है। इसके अलावा की टास्क और क्या करती हैं, वो घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं सारे के सारे करती हैं वो। हाउस होल्ड देयर फॉर द रिलक्टेंट टू स्पेयर दैम फॉर द, इसलिए टाइम ही नहीं बच पाता उसके लिए, स्कूलिंग का तो उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बच पाता। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस रीजंस, लैक ऑफ फिजिकल सेफ्टी फॉर द गर्ल्स, गर्ल्स के लिए फिजिकल सेफ्टी भी नहीं होती है, स्पेशली व्हेन दे हैव टू ट्रैवल इन द लॉन्ग डिस्टेंस टू स्कूल इज ऑल्सो। अगर रूरल एरिया में कुछ एक लड़कियां अपनी फाइट करती हैं अपनी एजुकेशन के लिए, अगर इवन तो गाँवों में, रूरल एरिया में जो हायर एजुकेशन मिलती ही नहीं है, अगर इसके लिए उन्हें जाना पड़ता है आसपास के शहरों में, ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस पड़ता है ट्रैवल करने के लिए, एंड स्कूल इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन विच हाइंडर्स द गर्ल्स एजुकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से गर्ल एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा ये हाइंडर मीन्स एक रुकावट है।
नेक्स्ट इन द अर्बन एरियाज में बिल्कुल डिफरेंट टाइप से सिचुएशन, देयर इज अ विजिबल डिफरेंस इन द अपॉर्चुनिटी दैट आर गिवन टू द गर्ल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। अब आप ये देखिए, आप हम लोग भी हैं, आपके टीचर्स हैं, हम लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम एजुकेशन दे भी रहे हैं और एजुकेशन ले भी रहे हैं। तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया में गर्ल चाइल्ड के लिए या वुमेन की कंडीशन में इस तरह से डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन इवन देन द कंपैरिजन टू बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स गेटिंग एजुकेटेड, आज की डेट में अगर आप देखेंगे ना कि बॉयज़ के कंपैरेटिवली गर्ल्स ज़्यादा एजुकेशन ले रही हैं अर्बन एरिया में, ठीक है। और अगर टॉपर्स में भी गर्ल्स को देखा जाए, टॉपर्स की लिस्ट भी देखी जाए, तो गर्ल स्टूडेंट्स जो है टॉपर वो ज़्यादा होती हैं कम इन कंपैरिजन टू द बॉयज स्टूडेंट। With the changing time, overall awareness about the plight of women has increased. Many voluntary non-government organizations have come up which take up the issues of the women right and increasing participation of women in various professions and inclusion of women in adult franchisee. तो इस तरह से काफ़ी सारे NGOs जो हैं वो इस्टेब्लिश हुई हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये, जो वुमेन के राइट्स के लिए काम कर रही हैं। दो वुमेन नाउ पार्टिसिपेट इन ऑल अफेयर्स, टेक्निकल, आर्ट और प्रोडक्शन एंड इवन जो हमारी आर्किटेक्ट होती हैं वो भी वुमेन होती है, फैशन डिज़ाइनर्स होती हैं, और इसके अलावा इंटीरियर डेकोरेटर्स होती हैं, और डैम कंस्ट्रक्शन में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। द गवर्नमेंट हेल्प एंड एफर्ट्स आर वेलकम बट दैट अलोन इज नॉट इवन। नो डाउट गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, एफर्ट्स भी कर रही है, बट यही सफिशिएंट नहीं है। मेन रोल किसका होता है? द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन एंड माइंडसेट ऑफ द पीपल हैज़ टू अंडरगो अ डिसिसिव चेंज। जब तक लोगों की अपनी सोच नहीं चेंज हो जाती है, तब तक गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं वो भी किसी तरह से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसलिए लोगों को अपनी सोच चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज द स्टीरियोटाइप रिगार्डिंग जॉब। स्टीरियोटाइप मीन्स वही पुरानी विचारधाराएं हैं कुछ जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो पूरी विचारधाराएं रिगार्डिंग जॉब क्या है। We develop a mindset about the kind of work that can be associated with each gender. हम एक माइंडसेट बना लेते हैं कि ये काम गर्ल्स कर सकती हैं, ये बॉयज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ। वुमेन आर टिपिकली सीन एज द होम मेकर। वुमेन को मोस्टली समझा जाता है वो घर बनाने वाली हैं, एंड मैन जो है वो ब्रेड अर्नर्स विनर्स हैं, मीन्स वो क्या है, रोजी रोटी कमाने वाले हैं। इन द जॉब सिनारियो वुमेन आर सीन एज डूइंग द जॉब्स दैट आर कंसिडर्ड सेफ फॉर दैम। जॉब सिनारियो में अगर हम देखें तो वुमेन ऐसा काम करने के लिए फिट बैठती हैं जो उनके लिए सेफ्टी वाला भी हो, जो उन्हें सेफ रखें। सो दे बिकम टीचर्स, नर्सिस। कुछ काम ऐसे होते हैं जो उन्हें सेफ रखते हैं, तो टीचर्स और नर्सिस जैसे हम लोग हैं ना, हम टीचर्स नो डाउट ये सेफ हैं। सेफ कैसे हैं कि एक तो सोसाइटी में एक अपनी रेपुटेशन बन जाती है टीचर्स की, सेकेंडली ये कि सुबह टाइमली जाना और टाइमली आना, जिससे कि जो वुमेन होती है अपना घर भी देख सकती हैं और स्कूल अपनी जॉब भी देख सकती हैं। रोल्स एंड दैट फिट फॉर देयर इमेज ऑफ केयर टेकर। प्रोफेशंस दैट रिक्वायर अ साइंटिस्ट एंड टेक्निकल नॉलेज आर नॉट कंसिडर्ड फिट फॉर वुमेन। प्रोफेशन जो होते हैं ना टेक्निकल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज में, वो उनके लिए फिट नहीं माना जाता। फर्स्टली बिकॉज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन द, सेकेंडली स्टीरियोटाइप अटैच्ड विद द वुमेन कैन नॉट हैंडल द टेक्निकल थिंग्स। कि एक स्टीरियोटाइप, एक विचारधारा बनी होती है कि टेक्निकल थिंग्स को वुमेन हैंडल नहीं कर सकती। अब आपको एक बात बताऊं, मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो खुद एक साइंटिस्ट है, ठीक है, इसरो में वो जॉब कर चुकी है, और डबल डॉक मीन्स 2 बार वो डॉक्टरी कर चुकी है, PhD वो डबल कर चुकी है 2 टाइम्स। एक बार उन्होंने लंदन से किया और एक बार उन्होंने जर्मनी से किया, ठीक है। तो आज की डेट में अगर हम ये कहें ना कि वो टेक्निकल थिंग्स नहीं कर सकती हैं या साइंटिफिक नॉलेज फिट नहीं बैठता है उसके लिए वुमेन, तो फिर ये गलत है। मतलब एटलीस्ट मैं अपने पर्सनल व्यू से तो ये कह ही सकती हूँ। As a result of these stereotypes, we find people focusing more on educating boys। इसलिए इन stereotypes के चलते लोग जो है बॉयज़ को प्रोफेशंस और साइंटिफिक नॉलेज के लिए फिट समझते हैं। इन प्रोफेशंस के लिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स के लिए गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम स्पॉट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड वंस दे फिनिश स्टडीज दे आर मैरिड ऑफ। गर्ल्स को अपने पेरेंट्स से इन प्रोफेशंस के लिए प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है, एंड इसलिए जब उनकी स्टडीज़ ओवर होती है तो उनकी मैरिज कर दी जाती है। उसके बाद एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। अब
इन स्टीरियोटाइप्स को चेंज करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए। लेट अस स्टडी अबाउट सम वुमेन इन द पास्ट हु ट्राई टू एजुकेट देमसेल्फ। हम पास्ट में कुछ एक वुमेन के बारे में हम स्टडी करेंगे जिन्होंने अपने आप को एजुकेट करने के लिए काफ़ी ट्राई किया एंड एट द सेम टाइम ट्राई टू मेक बेटर द लाइव्स ऑफ द अदर वुमेन, और दूसरी वुमेन के लाइफ को भी बेटर बनाने के लिए उन्होंने ट्राई किया। फर्स्ट इज द पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई देखिए वॉज अ रिप्यूटेड संस्कृत स्कॉलर एंड सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। ये संस्कृत स्कॉलर थी और साथ में एक रिफॉर्मिस्ट भी थी, ठीक है। हाँ जी, तो उनके फादर थे आनंद शास्त्री, वो भी संस्कृत स्कॉलर थे, बट उन्हें सोसाइटी से आउटकास्ट कर दिया गया था। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ लक्ष्मीबाई को संस्कृत टीच करने की कोशिश की थी एंड इस्टेब्लिश्ड सोशल कन्वेंशन, उन्हें मतलब सिखाने की कोशिश की थी। देन सिटिंग इन हर मदर्स लैब, अब उनको तो सोसाइटी से बाहर कर दिया गया था इनको आनंद शास्त्री को। तो उन्होंने जो पंडिता रामाबाई है उन्होंने अपनी मदर की गोद में बैठ के ही संस्कृत सीखी थी और कई हज़ारों जो थे थाउजेंड्स ऑफ वर्सेस ऑफ द भगवद गीता के कई जो वर्जन्स थे वो इन्होंने संस्कृत में सीखे हैं। आफ्टर द हर पेरेंट्स डेथ, अपनी फादर की डेथ के बाद, मदर मतलब दोनों पेरेंट्स की डेथ के बाद रामाबाई और उनके ब्रदर ने ये डिसाइड किया कि वो फॉरवर्ड द वर्क, इस अपने फादर के इस वर्क को आगे शुरू कंटिन्यू रखेंगे। रामाबाई ने क्या करा, अपने ब्रदर के साथ कोलकाता गई 1878 में और वहाँ पे एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चलाया, ठीक है। और हर फ्लुएंसी इन संस्कृत एंड नॉलेज ऑफ संस्कृत, जो उसकी फ्लुएंसी थी संस्कृत के स्क्रप्चर्स की, धार्मिक ग्रंथों की जो नॉलेज थी उनके सामने बड़े बड़े पंडितों ने घुटने टेक दिए, जो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझते थे और ये समझते थे कि वो सरस्वती जो है उनके कंठ पे बैठी हुई है। दिस अवेकेंड हर टू रियलाइज हर मिशन इन लाइफ, और इस चीज़ ने लाइफ में उन्हें अपना एक मिशन दे दिया। एंड हर डेप्थ ऑफ नॉलेज विच, जो उसको नॉलेज थी उसने अपने एजुकेशनल टूर्स लगाए बंगाल और आसाम में और लोगों को काफ़ी ज़्यादा संस्कृत मतलब इन स्क्रिप्चर्स के बारे में काफ़ी नॉलेज दी। रामाबाई केम टू पुणे आई विद हर डॉटर एंड विद द हेल्प ऑफ मराठा रिफॉर्मर्स लाइक रानाडे एंड भंडारकर स्टार्टेड द आर्या महिला समाज। उन्होंने अपनी डॉटर के साथ पुणे गई, वहाँ पे मराठा रिफॉर्मर्स जो थे वो कौन थे, रानाडे और भंडारकर के साथ उन्होंने आर्या महिला समाज स्टार्ट किया। 1882 में एक कमीशन अपॉइंट हुआ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक इनटू इंडियन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन को देखने के लिए कि कैसी एजुकेशन। रामाबाई वॉज, हाँ जी, रामाबाई वॉज वन ऑफ, जो उस कमीशन में रामाबाई भी एक थी जो सजेशन देने के लिए आगे बढ़ी थी रिगार्डिंग द वुमेन ऑफ द सेम। शी सजेस्टेड दैट टीचर्स बी ट्रेंड, उन्होंने सजेस्ट किया टीचर्स को ट्रेंड होना जरूरी है। वुमेन इंस्पेक्टर्स होनी चाहिए स्कूल में, अपॉइंट होनी चाहिए जिससे कि वो स्कूल की कंडीशन को चेक कर सकें। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पे भी जोर डाला कि वुमेन को मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रॉपर दिया जाना चाहिए जिससे कि इंडियन वुमेन भी एडमिटेड इनटू द मेडिकल कॉलेज, जिससे कि अब उन्होंने कहा कि वुमेन को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। तो मेडिकल ट्रीटमेंट वुमेन को कोई मैन थोड़ा ना देता, ठीक है, मेल डॉक्टर नहीं दे सकता था ना। तो मेडिकल कॉलेज मतलब एडमिट वुमेन को एडमिशन के लिए उन्होंने एक रास्ता खोल दिया कि वुमेन को जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया जाए। हर एफर्ट्स बोर फ्रूट व्हेन लेडी डफरिन स्टार्टेड द वुमेन मेडिकल मूवमेंट। जब लेडी डफरिन ने मेडिकल जो मूवमेंट स्टार्ट किया उसके एफर्ट्स को एक नया रास्ता मिला। इन 1898 शी सेट अप अ मिशन at Khedagaon near Pune when women and widows were taught to become self-dependent and literature. Another woman जो है वो थी broke the stereotype, वो थी हमारी रुकैया शेखावत हुसैन। एक और थी, एक तो ये थी हमारी पंडिता रामाबाई, दूसरी थी रुकैया शेखावत हुसैन। शी वॉज बॉर्न इन अ बंगाली मुस्लिम अपर क्लास मिडिल फैमिली में वो उन्होंने बर्थ लिया था बंगाल में। रुकैया एंड हर सिस्टर रिसीव ट्रेडिशनल एजुकेशन, तो घर पे ली थी। रुकैया का ओल्डेस्ट ब्रदर जो था, बड़ा भाई जो था, वो एक्सपोज किया उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इन फेवर ऑफ द एजुकेटिंग वुमेन, कि वो वुमेन को एजुकेट करने के फेवर में था। ही सीक्रेटली टॉट, उन्होंने रुकैया को सीक्रेटली तो मतलब सीक्रेट तौर पे इंग्लिश और बंगाली अपने घर पे सिखाई। शी वेंट टू ऑन बिकम अ राइटर,
शी रॉट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्ताना's ड्रीम। उन्होंने, वो राइटर बन गई फिर तो बड़े होके, रुकैया शेखावत हुसैन। तो उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी सुल्ताना ड्रीम, जो इन 1905 में एट द एज ऑफ 25 की एज थी जब उसकी स्टोरी इमेजिन अ वुमेन। उन्होंने सुल्ताना एक वुमेन को इमेजिन किया हुआ है जो हु रीचेज अ प्लेस कॉल्ड लेडी लैंड पे, एक प्लेस पे पहुंचती है जिसका, एक प्लेस पे पहुंचता है जिसका नेम है लेडी लैंड। वहाँ पे वुमेन को फ्री स्टडी एजुकेशन वर्क जो है मशीनों से काम करना सिखाया जाता है। तो उसका ड्रीम जो है, हर ड्रीम वॉज रेवोल्यूशनरी बिकॉज शी वॉज ड्रीमिंग द वुमेन फ्लाइंग प्लेन्स, क्योंकि इस नो डाउट इसका एक प्लेन जो ये ड्रीम उसने लिया ना, एक रेवोल्यूशनरी था, एक क्रांति वाला था। बट उसका ये ड्रीम जो क्या था कि वो लेडीज़ को, वुमेन को प्लेन फ्लाई करते हुए देखना चाहती थी, कार चलाते हुए देखना चाहती थी। ठीक है, तो इसके लिए वो ये चाहती थी पहले तो उनको एजुकेशन दी जाए। 1910 में स्टार्टेड ए स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता, जो उन्होंने 1910 में गर्ल्स के लिए एक स्कूल ओपन किया जो आज भी काम कर रहा है, चल रहा है वो। ठीक है, तो देयर आर मैनी स्टोरीज लाइक रामाबाई एंड रुकैया हु डेयर टू ड्रीम एंड कार्व्ड आउट द प्लेस फॉर देमसेल्व्स इन द सोसाइटी, बट ऑल दीज वुमेन had to struggle against heavy odds. Next is the women's movement. अब वुमेन ने अपने लिए खुद भी मूवमेंट चलाए, आंदोलन चलाए। देखिए वो क्या थे, देखिए गर्ल्स टुडे हैव द राइट टू बी एजुकेटेड एंड आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द स्फेयर्स ऑफ लाइफ। आज की डेट में गर्ल्स को हर एक राइट है एजुकेशन लेने का, लाइफ के हर एक स्फेयर में पार्टिसिपेट करने का राइट है। दो दिस इज लार्जली ट्रू ऑफ द अर्बन एरियाज, ये अर्बन एरिया में तो नो डाउट ट्रू है। आज की अर्बन एरिया में शहर की कोई भी लड़की कहीं पे भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। येट एफर्ट्स आर गोइंग टू एक्सपैंड दिस राइट टू द रूरल एरियाज में एफर्ट्स करने की जरूरत है। रिफॉर्म्स फॉर वुमेन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर लीगल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ एंड वायलेंस अगेंस्ट दैम। आज भी अगर हम न्यूज़पेपर उठाते हैं या न्यूज़ में भी अगर हम देखते हैं, कितनी ही गर्ल्स का रेप की हम न्यूज़ सुनते हैं। किसके लिए? क्योंकि वायलेंस अगेंस्ट देम जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब वुमेन जो ऑल ओवर द कंट्री कंट्रीब्यूट इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंज। वुमेन जो है अब कलेक्टिवली भी काम कर रही है, मूवमेंट चला रही है कि उन्हें एक चेंज चाहिए सोसाइटी में। एंड दिस स्ट्रगल फॉर रिफॉर्म इज नोन एज द वुमेन मूवमेंट। जो ये स्ट्रगल करती हैं रिफॉर्म के लिए, दिस रिफॉर्म मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन्स मूवमेंट। सेवरल मैन हैव ऑल्सो लैंड, अब कई आदमियों ने उनके सामने, इस मूवमेंट के सामने अपने घुटने टेक दिया, उन्होंने इसे सपोर्ट किया। द मूवमेंट हैज़ एक्वायर्ड अ डायनामिक करेक्टर थ्रू द एफर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल। उसके बाद है हमारा कैंपेनिंग। कैंपेनिंग और प्रचार क्या होता है, देखिए पहले हम ऊपर पढ़ते हैं। थ्रू द ईयर्स वुमेन हैव अडॉप्टेड डिफरेंट वेज ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। पिछले कई सालों से, कितने ही सालों से वुमेन जो है इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट कर रही हैं। दिस इंक्लूड कैंपेनिंग, प्रोटेस्टिंग, रेजिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल एंड शोइंग सॉलिडरिटी टू अदर वुमेन्स कॉज। और जिसके तहत वो कैंपेनिंग कर रही हैं। कैंपेनिंग होता है प्रचार करना, प्रोटेस्टिंग धरना देना, और जिसके अगेंस्ट रेजिंग अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस रेज करना के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। ये सब जो है इस टाइप से वुमेन ने मूवमेंट किए। कैंपेनिंग मीन्स प्रचार करना, भी मैंने बताया ना, कैंपेनिंग टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस एंड वायलेंस। भेदभाव के अगेंस्ट फाइट करना, इनजस्टिस अन्याय के अगेंस्ट, वायलेंस हिंसा के अगेंस्ट। जो आज की डेट में भी काफ़ी सारे आदमी ऐसे होते हैं, मैन ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ्स को मारते हैं, तो वो होती है वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस उसे बोला जाता है। हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट फॉर सेवरल ईयर्स। वुमेन्स राइट एडवोकेट्स, अब हमारा चैप्टर ओवर होने पे थोड़ा सा रह गया। एडवोकेट्स हैव बीन कैंपेनिंग अगेंस्ट वायलेंस। इस तरह से वुमेन जो है अपने राइट्स के लिए कैंपेनिंग, प्रचार करती हैं। ठीक है, तो प्रचार करती हैं जिससे कि उन्हें उनका राइट मिले। डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट प्रचार किया जाता है। और 2006 में एक लॉ पास किया गया जिसके अगेंस्ट क्या हुआ, प्रोवाइडिंग सम लीगल प्रोटेक्शन टू द वुमेन फाइटिंग अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस। नेक्स्ट इज द प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग मीन्स धरना देना। तो वुमेन्स मूवमेंट ऑल्सो फोकसिंग ऑन इशूज लाइक वायलेशन ऑफ वुमेन्स राइट्स। वायलेशन ऑफ वुमेन, जहाँ पे वुमेन के राइट का वायलेशन हो रहा है, मीन्स उनको उनके राइट्स को उनसे छीना जा रहा है, तो वो प्रोटेस्ट पे भी उतर सकती हैं। इफ़ एन एक्ट और लॉ वायलेट्स देयर इंटरेस्ट, अगर कोई एक्ट या लॉ, जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर हमें कोई फंडामेंटल राइट, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट मतलब कोई हमसे वो छीनने की कोशिश करता है, तो हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। तो वायलेशन अगर कोई करता है इंटरेस्ट को, तो ऐसी वुमेन भी आवाज़ उठा सकती हैं। दे हैव स्टूड अप टू प्रोटेस्ट। अटेंशन टू द पब्लिक इज ड्रॉन थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड रैलीज टुवर्ड्स देयर इनजस्टिस। तो डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स वो
डेमोन्स्ट्रेशन करना, रैलियाँ निकालना, तो इससे अपनी इनजस्टिस के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठा सकती है। नेक्स्ट इज रेजिंग अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस रेज करना, वो उन्हें एजुकेशन देना, वुमेन राइट के बारे में, हेल्थ के बारे में उनको जागरूक करना। अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स आर अंडरटेकन इन द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रीट प्लेज। अब अवेयरनेस कैसे कर सकती हैं, जैसे एक्ट दिखाना, और कोई भी पब्लिक मीटिंग्स में, कल्चरल प्रोग्राम्स में होते हैं ना, कल्चरल प्रोग्राम्स, उसमें जैसे दहेज प्रथा के अगेंस्ट एक्ट होता है, तो वो एक्ट इस तरह से हम लोगों में अवेयरनेस कर सकती हैं। तो ये था। नेक्स्ट इज द शोइंग सॉलिडरिटी। Women's movement has also expanded to show solidarity with the cause of the other women which have suffered on any ground. Solidarity मतलब women solidarity को शो करना कि women are solid today, और आज की डेट में कोई भी women जो ऐसी नहीं है जो बहुत नाजुक है, ठीक है, इतनी सेंसिटिव है। तो किसी ग्राउंड पे हु हैव सफर्ड ऑन एनी ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड पे वो जो सफ़र कर सके, ऐसी नहीं है आज की वुमेन। वुमेन एक्टिविस्ट हु लॉन्च्ड रैलीज एंड प्रोटेस्ट विच लीड टू द रीओपनिंग ऑफ द केस एंड फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। वुमेन एक्टिविस्ट जो होती है ना, वो रैलीज लॉन्च करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, इवन केसेस को, कुछ एक केसेस होते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट होते हैं, उन्हें रीओपन भी करवा सकती हैं, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करा सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन, प्रोटेस्ट एंड सॉलिडरिटी हेल्प टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस एंड पुलिस एंड जुडिशरी also takes notice to these issues, और पुलिस और जुडिशरी भी इन इश्यूज को नोटिस में लाती है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर अनपैकिंग जेंडर। तो आपने इस चैप्टर की ऑडियो जो है, मैंने अभी, सॉरी ऑडियो नहीं है, जो आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और देखना है, जिससे आपका सारा चैप्टर क्लियरली आपको अंडरस्टैंड हो जाए और आप इसकी बैक एक्सरसाइज इजिली कर सको सॉल्व। ओके बच्चों, ओके बाय।